आज की कहानी है अनाना चीमों की और उसका लेसन था सीखने की अनुमति। मीरा ने रिग्रेशन के समय पिछले जन्म में अपने आप को अनाना चीमों के रूप में देखा। अनाना चीमो नेटिव अमेरिकन्स जनजाति का एक हिस्सा था। एक नौजवान, पतला, लंबा, मस्कुलर शरीर, काले बाल और हिम्मत वाला। अनाना चीमो इस जनजाति में एक लीडर की तरह था। वो ऐसे जगह पर रहते थे उस वैली में जहाँ चारों तरफ पेड़ थे, घने पेड़। और अनाना चीमो को उसने ये शपथ लेते हुए देखा कि मैं इस ज़मीन को और यहाँ के लोगों को हमेशा सुरक्षित रखूँगा, इनकी सेवा करूँगा। वो नेचर से बहुत प्यार करता था और प्रकृति से उसका जुड़ाव बहुत गहरा था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति उससे बात किया करती थी। वो उसे सुनता था, वो पत्तियों के हिलने की आवाज़ सुनता था, वो हवा के चलने की आवाज़ सुनता था। उसका मानना था कि हर एक प्राकृतिक एक्टिविटी में एक मैसेज छिपा होता है। उसे वो सुनने की कोशिश करता था। उसे औषधियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो एक हीलर था और उन औषधियों से अपने लोगों की मदद किया करता था। आगे इसी जन्म में अनाना चीमो की लाइफ में जब वो 37 साल का था, उसे किसी दूसरी जनजाति द्वारा पकड़ लिया गया और उसी के सामने उसके घोड़े को, जिसका नाम रेड लाइटनिंग था, उसे बांध दिया गया। वो अपने ही सामने अपने घोड़े को उस तरह तड़पते हुए देख रहा था। अपने आप को अनाना चीमो फ्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों के सामने वो अकेला कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने अनाना चीमो के घोड़े को बांध लिया और जब वह उसे छुड़ाने के लिए गया तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में बांध दिया गया और कोड़े मारे गए। उसके घोड़े के सामने ही जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे, वो उसका दर्द महसूस कर पा रहा था और वो बार बार अपने पैर उछाल कर खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम था। इस घटना ने अनाना चीमो की आत्मा को छलनी करके रख दिया। उसी समय उस घटना में उसका घोड़ा मारा गया, उसे मार दिया गया और उसने अपना विश्वास खुद पर से, क्योंकि उसने शपथ ली थी कि वो हमेशा अपनी ज़मीन और अपने लोगों की रक्षा करेगा, उसका भरोसा उठ गया। उसका कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने मेरी शपथ तोड़ दी, मैं कितना असहाय था। उस घटना के बाद से उसने अपना साहस लगभग खो ही दिया। टाइम के साथ धीरे धीरे स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। उसकी प्रजाति को, उस कबीले को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें उत्तर पूर्व की ओर जाना पड़ा, जो कि उन एरिया से बहुत दूर थे जहाँ वे शिकार किया करते थे। और इसी तरह 42 साल में ठंड की वजह से अनाना चीमो मर गया। जब वह अपने घुटनों पर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था और वो महसूस कर पा रहा था कि मैं हार गया, मैं अपने लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा पाया, मैं किसी भी अपने को नहीं बचा पाया, उसे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट था। जैसे ही उसने अपना शरीर छोड़ा, उसने देखा कि उसके कबीले की औरतें, बच्चे बस असहाय, भूखे और ठंड में मर रहे थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि अब वे क्या करें। रिग्रेशन की एंड में जब मीरा ने देखा कि अनाना चीमो की आत्मा के रूप में उसने क्या लेसन सीखा, तो वो लेसन था अनुमति, सीखने की अनुमति। उसने हमेशा किसी भी घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन लोगों को ना बचा पाने का जिम्मेदार उसने अपने आप को ठहराया, जबकि उसे ये समझने की ज़रूरत थी, ये जानने की ज़रूरत थी कि हर कोई अपना लेसन सीखने के लिए यहाँ आता है। हर कोई अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं के लिए खुद जिम्मेदार होता है और वे खुद ये तय करके आते हैं कि उन्हें क्या सीखना है और क्या यहाँ आकर फेस करना है। उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना अनाना चीमो के लिए सही नहीं था। उसे यह लेसन सीखना था। उसे लोगों को सीखने की अनुमति देनी चाहिए थी। हर कोई यहाँ एक्सपीरियंस से सीखने के लिए ही तो आता है। किसी को भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई दूसरा उसे बचाए। लोगों को बस ज़रूरत होती है प्यार की, सहारे की, साहस की, कि वो हर तरह की मुसीबत से लड़ सकें
और उनसे लड़कर भी मजबूत बन सकें, समझदार बन सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। किसी को भी ज़रूरत नहीं थी लोगों के लिए एक शेल्टर बनने की, तूफान में जो उनकी ज़िंदगी बचाए। उन्हें तूफान से लड़ना सीखना चाहिए। उन्हें ग्रो करने के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए ऐसे एक्सपीरियंस लेने ही होते हैं। मीरा के रूप में भी, इस जन्म में भी आज तक ये लेसन मेरे लिए जारी है। लेकिन मैंने सीखा कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए और ऐसा कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए जब मैं किसी की हेल्प कर सकूं। लेकिन कभी भी मुसीबतों से उन्हें बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उनके लिए शेल्टर बनने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इससे हम उन्हें उनके एक्सपीरियंस करने से रोकते हैं। लाइफ को एक अलग नज़रिए से फेस करने से हम उन्हें रोक देते हैं, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनके ग्रोथ के लिए उन्हें एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। अगली कहानी है गैब्रिएला की, जिसने रिग्रेशन के समय अपने आप को एक 6 साल की अफ्रीकन अमेरिकन लड़की के रूप में देखा, जो कि कपास के खेतों के बीच खड़ी थी। उसने अपने आप को देखा, उसका रंग बहुत काला था और उसने बहुत ही गंदे फटेहाल कपड़े पहने हुए थे। गैब्रिएला को अपनी इस हालत पे देखकर रोना आ गया। उसने देखा कि वो और उसकी माँ उसी खेत में वहाँ काम किया करते थे और वो लोग एक बड़े से घर के पीछे झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे। उस बड़े से घर में उनके कपास के खेतों के मालिक मिस्टर डॉन, उनकी वाइफ मिसेस एना और उनकी छोटी सी बेटी लिली रहते थे। ये लोग रंग भेद में यकीन नहीं करते थे और अच्छे लोग थे। उस छोटी सी बच्ची जो कि कपास के खेतों में काम किया करती थी अपनी माँ के साथ, उसका नाम था शुगर। उसकी माँ भी काले रंग की थी और उस समय काले रंग से लेकर भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार किया करते थे। गैब्रिएला ने उस जन्म में अपनी माँ को इस जन्म में अपनी दादी के रूप में पहचाना, जिसके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। उस जन्म में यह समय था 1800 ईस्वी का वर्जीनिया, जहाँ शुगर और उसकी माँ उन कपास के खेतों में काम किया करते थे और वहीं पे रहते थे। शुगर की माँ उसे उन लोगों से बचाती थी जो उस पर अत्याचार करते थे। गोरे लोग अपने आप को सभ्य समझते थे, लेकिन वे सभ्य थे नहीं। वे लिली और उसके माता पिता की बहुत इज्जत करते थे। वे उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो गोरे रंग के थे। ये रंग भेद उस समय चरम पर था और शुगर को ये समझ नहीं आता था कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है। लिली शुगर के साथ खेला करती थी और उसके पेरेंट्स को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिस्टर डॉन और मिस एना शुगर को पढ़ाने में उसकी हेल्प करते थे और शुगर बहुत बार बाहर बैठकर उसका वेट किया करती थी। लिली बहुत सुंदर थी। उसका रंग गोरा था, भूरे कलर के बाल थे और नीली आंखें। लेकिन कभी भी उन दोनों में किसी तरह का भेदभाव उसके माता पिता नहीं करते थे। वे शुगर को भी बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। कुछ दिनों बाद मिस एना का देहांत हो गया और मिस्टर डॉन ने दूसरी शादी कर ली। जिससे उन्होंने दूसरी शादी करी, वो लिली की नई माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो रंग भेद में बहुत यकीन करती थी। उनकी दूसरी शादी के बाद शुगर का उस घर में आना जाना बंद हो गया। उसे लिली से मिलने के लिए बस बाहर इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन मिस्टर डॉन और लिली अभी भी छुप छुप कर उसे पढ़ाया करते थे, उसे किताबें देते थे और उसकी देखभाल किया करते थे। शुगर बहुत इंटेलिजेंट थी, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो छुप छुप के लिली की ही किताबों से पढ़ा करती थी। आगे जाकर यही लड़की एक डॉक्टर बनी। शुगर एक ऐसी डॉक्टर बनी जो उन सभी गरीब लोगों के लिए काम करती थी जिनके पास शायद पैसे ना हो। उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। उस जन्म में शुगर वर्जीनिया में पहली ब्लैक फीमेल डॉक्टर बनी, जो बहुत ही गर्व की बात थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी रंग भेद में यकीन नहीं किया।
उसने उन सभी लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे जो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे काले हो या गोरे हो, या किसी भी जगह के रहने वाले हो या किसी भी जाति प्रजाति के हों। उसने वहाँ समानता का लेसन सीखा। उसने जाना कि हम सभी बराबर हैं, हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। शुगर ने आगे जाकर एक फार्मर से शादी करी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो उससे प्यार करती थी, वो उसे पसंद करती थी। आगे जाकर उन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पाला पोसा, बड़ा किया और मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत काम किया। लगभग 86 साल तक वो जिंदा रही और अपनी जिंदगी में एक अहम मुकाम तक पहुंची। उसकी मरने के बाद जब शुगर प्रकाश में पहुंची, दूसरे आयाम में पहुंची, तो उसने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। वो बहुत खुश थे और वे उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। सबसे पहले उसका स्वागत करने के लिए उसकी माँ आगे आई। उनके मास्टर्स उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुमने वो बिल्कुल अच्छे से किया जो करने के लिए तुमने जन्म लिया था। शुगर ने अपने आप को प्रूव किया और इस बात पर सबको गर्व था। उसने ये प्रूव किया कि एक औरत कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे वो पैसे वाली हो या ना हो, फिर चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति से हो, फिर चाहे वो काले हो या गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सीखा कि रंग भेद पे किस तरह की फीलिंग्स होती हैं जब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। उसने महसूस किया कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसने बहुत बड़ा लेसन सीख लिया था। रिग्रेशन के वक्त ही गैब्रिएला के मास्टर्स ने उसे समझाया कि शुगर के जीवन से इस करंट लाइफ में वो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म का गुण लेकर साथ में आई थी, क्योंकि शुगर के फॉर्म में उसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके साथ भेदभाव किया गया, उसे हर बात में जज किया गया और उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ता था हर सिचुएशन में, चाहे वो मेडिकल स्कूल में हो, चाहे वो दोस्ती में हो या किसी भी रिश्ते में हो। उसे अपने रंग की वजह से हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ता था और कहीं ना कहीं वही जजमेंट की फीलिंग इस जन्म में गैब्रिएला अपने साथ लेकर आई थी। उनके मास्टर्स ने उसे समझाया कि अब तुम्हें ये छोड़ना होगा, ये भी तुम्हारे लेसन्स में से एक है कि हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए और ना ही खुद को। इस वजह से जब हम खुद को जज करते हैं किसी भी कंडीशन को लेकर और अपने आप को बस प्रूफ करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो उससे पैदा होती है एंजाइटी और एंजाइटी से आता है डिप्रेशन। वो तुम्हें छोड़ना होगा। हम सभी एक समान हैं और हम सभी अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग रंग में, अलग अलग लिंग में और अलग अलग देशों में रह चुके हैं, क्योंकि हमें हर तरह से एक्सपीरियंस लेना होता है, हमें सीखना होता है। हर तरह के एक्सपीरियंस से गुजर कर हम आए हैं और जब ये शरीर पीछे छोड़कर हम चले जाते हैं तो सब पीछे रह जाता है। रंग, लिंग, हमारे हाव भाव, हमारे रहन सहन सब साथ जाती है तो बस आत्मा। हम सभी बस आत्मा है और उसका कैरेक्टर। दुर्भाग्य से छोटे बच्चे भी इस भेदभाव से बच नहीं पाते हैं। ज़रा सोचिए उनके छोटे से मन पर क्या असर होता होगा जब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक छोटी सी लड़की के रूप में शुगर ने ये सब झेला। वो स्कूल नहीं जा पाई इसी वजह से। उसे सोचना पड़ता था कि वो किन दोस्तों के साथ खेलेगी, क्योंकि हो सकता है उन्हें अनुमति ना दी जाए। कितने जन्म लगेंगे और हमें ये सीखने में कि सिर्फ प्यार ही है जो बांटने लायक है, नफरत नहीं। कितने जन्म लगेंगे हमें ये सीखने में कि कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा से बड़ी नहीं होती, सब बराबर है, सब एक ही ईश्वर का हिस्सा है।